हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। हम लोग गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया देखें। गैमेटोजेनेसिस में देखें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, फिर oogenesis देखें अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग शुक्राणु की संरचना और अंडाणु के संरचना के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना। तो चलते हैं शुक्राणु के संरचना में, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में। स्पर्म जैसा कि हम लोग जानते हैं ये मेल गैमीट है, हैप्लॉइड होता है यानी इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। मनुष्य में 46 बॉडी सेल में और गैमीट में 23 यानी गैमीट हैप्लॉइड होता है। शुक्राणु गैमीट है, शुक्राणु भी हैप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। अब स्पर्म जो है ये 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है और इसका लंबाई 60 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 3.5 माइक्रोमीटर होता है। यह 4 भागों से बना होता है। स्पर्म को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हेड, फिर नेक, फिर मिडल पीस और टेल। इतना दूर का भाग इसका हेड है, बीच में एक पतला नेक है, इतना दूर का भाग इसका मिडल पीस और पीछे का पतला भाग टेल हो गया। तो स्पर्म जो है को 4 भागों में बांटा गया है, हेड, नेक, मिडल पीस एवं टेल। सबसे पहले चलते हैं हेड में। हेड जो है स्पर्म का अगला हिस्सा एंटीरियर पार्ट होता है जो चौड़ा और फ्लैट होता है, चौड़ा और चिपटा होता है। चौड़ा इसका ज्यादा है और ये ऐसे फ्लैट होता है। इसका साइज, स्पर्म के हेड का साइज यानी इसका लंबाई 4.5 माइक्रोमीटर और इसका चौड़ाई 2.5 यानी 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर तक होता है। अब हेड जो है 2 भागों से बना होता है। इसका ये भाग जो है अंदर का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर का हिस्सा जो ब्लैक से रंग कर दिखाए हैं, ये हिस्सा जो है इसका एक्रोजोम है जिसको स्पर्म कैप भी कहा जाता है। तो हम लोग देखें कि हेड जो है में 2 भाग है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। तो न्यूक्लियस जो है इसको कहता है काफी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, काफी संघनित होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ कम संघनित भाग भी पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलर वैक्यूल्स कहते हैं। न्यूक्लियस जो है हेड का लगभग अधिकांश भाग जो है घेरे हुए रहता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है शुक्राणु में, इसलिए हेड का अधिकांश भाग जो है वो न्यूक्लियस छेके हुए रहता है, घेरे हुए रहता है। हेड में न्यूक्लियस के ऊपर का रीजन एक्रोसोम का रीजन है। यह बाहर से हेड के 2/3 भाग को घेरे हुए रहता है। एक्रोसोम कैप जैसा स्ट्रक्चर है जो हेड के ऊपर पाया जाता है और बाहर से लगभग 2/3 पार्ट जो है हेड का जो है उसको घेरे हुए रहता है। यह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा होता है, जिस प्रोसेस को मैं बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस के वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का 4 स्टेप है, जिसका अंतिम स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटेलियोसिस, जिसमें डिफरेंशिएशन होता है, यानी स्पर्मेटिड अब स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्म का शेप ले रहा है। तो स्पर्मेटिड के अंदर जो गोल्गी बॉडी है वो लाइसोसोम बनाता है और यही लाइसोसोम ऊपर की ओर जाकर स्पर्म कैप बनाता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। यानी एक्रोसोम या स्पर्म कैप एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है जो स्पर्मेटिड के गोल्गी बॉडी से बना। अब जानेंगे कि जो एक्रोसोम है इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं।
तो एक्रोसोम जो है इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एवं लाइसोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। और स्पर्म लाइसिन जो है इसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। पहला है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और तीसरा है एक्रोसिन या जोना लाइसिन। तो 3 तरह का एंजाइम एक्रोसोम में है, ध्यान से सुनिएगा। हाइल्यूरोनिडेज, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और तीसरा एक्रोसिन या जोना लाइसिन। तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो तीनों को सम्मिलित रूप से स्पर्म लाइसिन्स कहा जाता है। ये प्रोटियोलाइटिक एवं लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। एक्रोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन के समय का निषेचन की प्रक्रिया जब होने वाली है उस समय ये एंजाइम्स एग के बाहर जो छोटे फॉलिकुलर सेल्स का समूह रहता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, उसे हटाकर स्पर्म को एग मेम्ब्रेन तक पहुंचकर फ्यूज करने में मदद करते हैं। तो एक्रोसोम जो है के एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब चलते हैं स्पर्म के नेक वाले रीजन में। स्पर्म का जो नेक है ये इसके हेड और मिडल पीस जो है के बीच का थोड़ा दबा हुआ हिस्सा, नैरो पार्ट है जो हेड और मिडल पीस के बीच में पाया जाता है। तो नेक जो है छोटा रीजन है जो हेड और मिडल पीस के बीच में पाया जाता है और इसका ऊंचाई 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इसका नेक का ऊंचाई 0.3 माइक्रोमीटर होता है। नेक वाले रीजन में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। फिगर में देखिए, ऊपर वाला सेंट्रियोल जो है जो एक्रोसोम की ओर होता है उसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं और जो मिडल पीस की ओर होता है उसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। यानी इसके नेक वाले रीजन में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ऊपर की ओर जो होगा उसे प्रॉक्सिमल कहेंगे, नीचे की ओर जो होगा उसे डिस्टल कहेंगे। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फ्री होता है, लेकिन डिस्टल सेंट्रियोल से एक धागे नुमा संरचना निकला हुआ रहता है जिसे एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनिम कहते हैं। यह एक्सियल फिलामेंट पूरा मिडल पीस को पार करते हुए टेल को पार करते हुए टेल के अंतिम सिरा से बाहर भी निकला हुआ रहता है। यह एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनिम माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। स्पर्म के नेक के चारों तरफ एक अस्थायी पट्टी पाया जाता है जिसे मैंचेट कहते हैं, MANCHETT, मैंचेट। टेम्पोररी बैंड है, टेम्पोररी पट्टी पाया जाता है, बैंड पाया जाता है जिसे मैंचेट। अब चलते हैं मिडल पीस। मिडल पीस नेक के बाद का हिस्सा है, या कह सकते हैं कि नेक और टेल के बीच का जो भाग है इसे मिडल पीस कहते हैं। मिडल पीस के केंद्र से, सेंटर से जो है एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनिम गुजरता है और इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो एक्सोनिम के चारों तरफ स्प्रिंग के तरह घुमा हुआ रहता है, इसे नेवेन कर्न कहा जाता है, NEBENKERN, नेवेन कर्न कहा जाता है। अब देखिए, ये जो मिडल पीस है, मिडल पीस की लंबाई 5 से 7 माइक्रोमीटर होती है। मिडल पीस की लंबाई या ऊंचाई कहिए कितना है, 5 से 7 माइक्रोमीटर, और इसका
चौड़ाई जो है मात्र 1 माइक्रोमीटर होता है। ऊंचाई 5 से 7 माइक्रोमीटर और चौड़ाई मात्र 1 माइक्रोमीटर। हेड हम लोग देखे थे चिपटा होता है, लेकिन मिडल पीस जो है वो सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके सेंटर से हम लोग देखें कि एक्सियल फिलामेंट जो है वो गुजरता है, जिसके चारों तरफ ये नेवेनकर्ण यानी स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब ये शुक्राणु मोटाइल होता है, गति करता है और गति करके अंडाणु तक जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो मूव करने के लिए, मोटिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आता है? तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी के माध्यम से शुक्राणु को ऊर्जा देता है ताकि ये गति कर सके। मिडल पीस के टर्मिनल एंड पर, डिस्टल एंड पर जो है एक और सेंट्रियोल पाया जाता है जिसे रिंग सेंट्रियोल का। तो हम लोग देखें कि मिडल पीस जो है में एक्सोनिम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, और लेकिन साइटोप्लाज्म में संचित खाद्य पदार्थ जो है वो काफ़ी सीमित मात्रा में रहता है। बाहर से ये प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। अब चलते हैं टेल में। शुक्राणु का जो टेल है यह शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई 50 माइक्रोमीटर होती है। इसके केंद्र से एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनिम गुजरता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, मेन पीस और एंड पीस। मेन पीस में एक्सियल फिलामेंट के बाहर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा है, और नीचे का हिस्सा जो है, जो एंड पीस है, वो केवल एक्सोनिम बाहर निकला हुआ है। ये बाहर से साइटोप्लाज्म या मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। टेल जो है शुक्राणु को मोटिलिटी प्रदान करता है। इसमें लैसिंग मूवमेंट होता है फ्लैजिला के तरह, और ये शुक्राणु को मूवमेंट प्रदान करता है ताकि ये तैरकर अंडाणु तक पहुंच सके। तो टेल ही जो है स्पर्म को मोटाइल बनाता है। और मूव करने के लिए तो हम लोग देखें कि एनर्जी कहाँ से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। इस वीडियो में हम लोग शुक्राणु के संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में देखें। अगले वीडियो में हम लोग अंडाणु के संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवम या एग या ओटिड के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। धन्यवाद।